नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करने जा रहे हैं हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। जैसा कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इन जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेग है। तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें जानना कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है, यहाँ के जो जजेस हैं ऑनरेबल जजेस को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। वैसे टेक्निकली टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो इम्पीचमेंट ऑफ जजेस करते हैं, बट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म रिमूवल यूज़ किया गया तो हम हमेशा रिमूवल को ही यूज़ करेंगे। आप इनमें से किसी भी जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके कोर्सेज को नीचे दिए हुए लिंक से जाके परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपके एग्जाम स्पेसिफिक कंसर्न को पूरा करेंगे और एकदम अप टू डेट कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा आप स्टडी IQ पेन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 124 के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है कि आर्टिकल 124 जो बात करता है यूनियन जुडिशरी की। अब ये यूनियन जुडिशरी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर हम 124 क्लॉज 1 की बात करें, 2 की बात करें, तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सेटअप और स्टैब्लिश किया गया है। अगर हमारे लिए बात आती है रिमूवल की तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 क्लॉज 4। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके सामने है 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनको रिमूव किया जा सकता है बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसा हमें पता है अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, रिमूवल के लिए भी प्रेसिडेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट ही इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं रिमूवल की तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो इन्वॉल्व रहती है। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर पास करेंगे, लेकिन कब? जब पार्लियामेंट एक मेजॉरिटी से, यानी टोटल मेजॉरिटी या जो भी हाउस की टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जब तक दोनों हाउसेस इस मेजॉरिटी से पास नहीं कर देते रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ग्राउंड्स क्या हैं, तो ग्राउंड्स हमेशा दो रहेंगे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर कोई जज दूसरे जज के साथ मिसबिहेवियर कर देते हैं, ठीक है, कोई सीनियर जूनियर के साथ, जूनियर सीनियर के साथ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में रिमूवल को सोचा जा सकता है। जज अगर इनकैपेसिटी हो जाती है, अगर वो कैपेबल इनफ नहीं है अपनी जजमेंट्स को डिलीवर करने के लिए, जुडिशरी को प्रैक्टिस करने के लिए या जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, तो ऐसे में यहाँ पे इनकैपेसिटी जो है वो सिनेरियो लगाया जा सकता है। लेकिन जैसा यहाँ पे बहुत प्लेन और सिंपल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ऐसे रिमूव किया जाएगा, क्या यही प्रोसीजर है? क्या एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि मिसबिहेवियर की डेफिनेशन क्या है, कहाँ मेंशन है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर मेंशन है। अगर मैं आपको बोलूँ टर्म को डिफाइन करो, मिसबिहेवियर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इनकैपेसिटी को डिफाइन करो क्या है, कहीं मेंशन नहीं है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन नहीं है कि अगर जज अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो किसको बताएंगे। यहाँ पे सिंपल एक प्रोसीजर दे दिया गया है कि इस प्रोसेस से आप रिमूव कर सकते हैं। क्या ये प्रोसीजर पूरा है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी पार्लियामेंट को भी लगा कि ये प्रोसीजर जो है इनकम्प्लीट है। हम टर्म इनअप्रोप्रिएट यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इनकम्प्लीट है। इसके लिए प्रोसीजर में एक जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 को लाया गया। इसको पास किया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया कि ठीक है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 पावर देता है रिमूवल की, वो बताता है कि हाँ ऐसे रिमूवल होगा, लेकिन एक इलेबोरेट प्रोसीजर जो है वो मिसिंग है। तो उसके लिए हमने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 को फाइनली पार्लियामेंट ने स्टैब्लिश किया, उसको इनकॉर्पोरेट किया। अब उसमें ही लिखा है कि लेटस से एक जज को रिमूव करना है, तो जज को रिमूवल के लिए क्या होगा? पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या नहीं है। अगर पार्लियामेंटेरियंस को ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ है, ये जज जो है मिसबिहेवियर इन्होंने किया है, ये जज करप्शन में इन्वॉल्व थे, मिसबिहेवियर में करप्शन भी हो जाएगा। देखो, मिसबिहेवियर का मतलब है अपनी ड्यूटी ना करना, कि किसी ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी, करप्शन किया तो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी, तो वो भी मिसबिहेवियर में गिना जाएगा। अब ऐसे में अगर लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ए जज को रिमूव करना है, तो वो 100 लोकसभा मेंबर्स मिलकर राइटिंग में स्पीकर को बोलेंगे कि आप रिमूवल मोशन लेके आओ। एक रिटन लेटर देंगे स्पीकर को,
कहेंगे हम 100 लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि हमें इस ए जज को रिमूव करना है। अगर यही चीज़ राज्यसभा में होती है तो 50 राज्यसभा के मेंबर्स चेयरमैन को एक लेटर देंगे, सिग्नेचर देंगे और बोलेंगे कि नोटिस इशू करो, और इस नोटिस के चलते एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी जिससे जजेस के रिमूवल को देखा जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि जब स्पीकर या चेयरमैन को नोटिस मिला, ठीक है, एक सिग्नेचर हुआ नोटिस मिला, क्या स्पीकर और चेयरमैन उससे बाध्य हैं? उन्हें इन 100 और 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या पार्लियामेंटेरियंस की बात माननी पड़ेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पीकर का यहाँ पे सोल डिस्क्रिशन होता है। स्पीकर चाहें तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मना कर सकते हैं। स्पीकर चाहें तो कह सकते हैं कि नहीं, मैं इस मोशन को एडमिट नहीं करूंगा, मैं जज के रिमूवल के मोशन को एडमिट नहीं कर रहा। तो याद रखना, यहाँ पे स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कंप्लीट डिस्क्रिशन। अगर स्पीकर को लगता है कि हाँ ये मैटर जो है ठीक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल इसको हाउस में रखना चाहिए, एटलीस्ट नेशन को पता चले कि इस जज के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या फिर इसके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर रिमूवल का केस बनता है। तो ऐसे में स्पीकर क्या करेंगे? स्पीकर मोशन को एडमिट कर लेंगे, ठीक है, तो रिमूवल मोशन को एडमिट कर लेंगे। स्पीकर के रिमूवल मोशन को एडमिट करते हैं स्पीकर की एक ड्यूटी बन जाती है या फिर चेयरपर्सन की एक ड्यूटी बन जाती है कि उन्हें एक 3 मेंबर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। वो 3 मेंबर कमेटी एक्सपर्ट जजेस की होती है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, अगर हाई कोर्ट का मामला है, अगर हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के रिमूवल की, और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस होंगे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, एक सीनियर जज हो सकते हैं, एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, ये 3 जुडिशियल मेंबर्स की कमेटी बनेगी। अब ये 3 जुडिशियल मेंबर्स क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरे चार्ज को स्टडी करेंगे और फेयर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है चार्जेस को फ्रेम करके वो दे दी जाएगी जिस भी हाउस में कमेटी बनी है। अगर कमेटी बनी है लोकसभा में तो लोकसभा के स्पीकर को रिपोर्ट भेज दी जाएगी, राज्यसभा में बनी है तो राज्यसभा के स्पीकर को भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जो जज इन्वॉल्व हैं उनको भी एक कॉपी जो है इन्वेस्टिगेशन की दे दी जाएगी, जिससे कि वो भी अपना डिफेंस बता सके कि देखो मेरी गलती थी नहीं थी। देखो, आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो उनको भी एक चांस दिया जाएगा कि आप भी बताओ, डिफेंस दो कि क्या एग्जैक्टली आपके साथ ऐसी क्या परेशानी हुई जिससे रिमूवल का सिनेरियो बन गया। अब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, अब रिपोर्ट जो है वो पहुंच गई रेलेवेंट हाउस में। रेलेवेंट हाउस ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और देखा कि हाँ बात तो सही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला है कि इस पर्सन को रिमूव करा जाना चाहिए क्योंकि इसने इनकैपेसिटी हो चुकी है इसके साथ, या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, प्रूव हो चुका है कि मिसबिहेवियर इस पर्सन ने कमिट किया था, कंडक्ट अच्छी नहीं है। तो ऐसे केस में हाउस अब उस मोशन को वोटिंग पे रख देगा। फाइनल जिस हाउस में है उसमें वोटिंग पे रख दिया जाएगा। वोटिंग को अभी हमने देखा, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, अगर हम बात करें लोकसभा की तो 543 डिवाइड बाई 2 + 1 एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। हाउस में जो प्रेजेंट हैं 2/3 मेंबर्स उस समय उस पर वोट डाले। जैसे ही ये एक हाउस से पास हो गया, इमीडिएटली इस मोशन को दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा, वहां पे भी इसको अडॉप्ट किया जाएगा और वहां पे भी इसको पास किया जाएगा। जब दोनों हाउसेस से ये मोशन पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, और जैसे ही प्रेसिडेंट को ये मोशन मिलेगा दोनों हाउसेस से पास होके, प्रेसिडेंट इमीडिएटली रिमूवल के सिग्नेचर्स कर देंगे। प्रेसिडेंट इमीडिएटली एक ऑर्डर साइन कर देंगे कि इस जज को, ए जज को, बी जज को आप यहां से रिमूव कर दीजिए। अच्छा, बात आती है कितने जजेस को आज तक रिमूव किया गया है। टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम यूएसए के बारे में देखें, यूएसए में आज तक एक जज इम्पीच हुए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसी भी जज को आज तक रिमूव नहीं किया जा सका। कोशिश बहुत हुई है, बहुत जजेस के साथ ऐसा हुआ है कि रिमूवल का मोशन जो है वो हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाया। पहली बार ऐसा हमने देखा 1991 में जस्टिस रामास्वामी के साथ। रामास्वामी के अगेंस्ट चार्जेस प्रूव हो चुके थे। एक कमिटी जो बैठी हुई थी, जुडिशियल कमिटी, उसने चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर लिया था। चार्जेस लोकसभा में जा चुके थे, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई। लोकसभा के डिसॉल्व होते ही जस्टिस रामास्वामी बच गए। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई मोशन लोकसभा में है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है
तो नई लोकसभा आएगी तो वो फिर से नया मोशन लाएगी, पुराने मोशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। याद रखना कि जैसे जस्टिस रामास्वामी के केस में हुआ, लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने से मोशन जो है वो वहीं पे एंड हो गया। अब ऐसा नहीं, उसके बाद फिर से नहीं ट्राई किया गया। जस्टिस दिनाकरन 2011 में, जस्टिस सुमित्रा सेन केलकटा हाई कोर्ट, जस्टिस दिनाकरन मद्रास हाई कोर्ट, इनके साथ भी इस तरह के मोशंस चलाए गए। देखो क्या होता है, अगर एक मोशन हाउस में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर चर्चा चल रही है, देखो जज को तो पता चल जाता है क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट मिल जाती है। एक हाउस में कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, पहले हाउस में कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, तो जज को ये तो बात पक्का हो जाती है कि अगर एक हाउस इसे पास करने को तैयार है तो दूसरा हाउस पास कर ही देगा। तो जजेस के पास एक ऑप्शन होता है, रिमूव होने से अच्छा वो रिजाइन कर देते हैं, और यही होता आया है। क्यों हम आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं कर पाए? क्योंकि सबने रिजाइन कर दिया। रिजिग्नेशन से क्या होगा? मॉनेटरी लॉस होगा, ठीक है, कुछ और लॉस होगा, सैलरी नहीं मिलेगी, या फिर आप कहिए कि पेंशन नहीं मिलेगी, यही होगा एटलीस्ट। लेकिन अगर रिमूव हो गए तो लाइफ टाइम ब्लॉट हो जाएगा करियर पे, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम जजेस ने, मैक्सिमम क्या सभी ने रिमूवल से पहले ही रिजिग्नेशन दे दिया। और जैसे ही रिजिग्नेशन दे दिया फिर उसके बाद इंक्वायरी बैठेगी, वो अलग चीज़ है, एक सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, जैसे जस्टिस दिनाकरन के केस में उनको जेल भेज दिया गया, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन दैट पर्सन सीजेस टू बी द जज ऑफ द सो एंड सो कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जज होने से सीज हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीज हो जाते हैं, उसी दिन ये कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है जिसका कहीं मेंशन नहीं है, बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई 2018 में। याद होगा आपको समय जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी का, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब दीपक मिश्रा जी के लिए कांग्रेस के 50 मेंबर्स जाते हैं वेंकैया नायडू के पास। अब नायडू जी से कहते हैं कि सर, हम ये 50 लोग राइटिंग में दे रहे हैं, हमें जस्टिस दीपक मिश्रा को रिमूव करना है। रीज़न मिसबिहेवियर। वैसे उन्होंने रीज़न ये दिया कि वो जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ टिल्टेड है, उनके फेवर में ही सारी जजमेंट्स देते हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना था। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये उठा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं मेंशन नहीं है। अगर हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हर जगह सिर्फ टर्म जज 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 लिखा है। आर्टिकल 124 में आपने जज पढ़ा, चीफ जस्टिस का तो मेंशन ही नहीं है। तो एक बड़ी कंफ्यूजन थी और काफ़ी पब्लिकेशंस ने इसको प्रिंट भी किया, न्यूज़पेपर्स ने, कि ऑपोजिशन इज सीकिंग सीजेआई मिश्राज इम्पीचमेंट बट नो वन रियली नोज हाउ इट इज डन। पता ही नहीं कैसे करेंगे क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने बाद में बताया कि चीफ जस्टिस का रिमूवल का प्रोसेस भी जज के रिमूवल के प्रोसेस जैसा ही होता है, इनफैक्ट सेम होता है, क्योंकि रिमूवल के टाइम पे हम चीफ जस्टिस को भी जज ही मान रहे होते हैं। चीफ जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखते हैं कि ही इज़ द मास्टर ऑफ रूस्टर। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होते हैं, हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होते हैं, बट हाँ, ओवरऑल जो ड्यूटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, एक्सेप्ट द ड्यूटी दैट ही इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी पूरे रोस्टर के वो हेड होते हैं, सारे केसेस वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट जब बात आएगी रिमूवल की, जब बात आएगी अपॉइंटमेंट की, तो जब अपॉइंटमेंट सेम है, अगर आप बात करें कि अपॉइंटमेंट सेम है जजेस का, तो फिर रिमूवल का प्रोसेस भी सेम है। तो यही बात आ जाती है कि चीफ जस्टिस के लिए भी जो प्रोसीजर अभी हमने डिस्कस किया, एग्जैक्टली यही प्रोसीजर है, कुछ अलग से प्रोसीजर नहीं है। तो वैसे हुआ क्या फिर उस दिन, जब 50 मेंबर्स ने रिटन में वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन है किसके, राज्यसभा के, तो 50 राज्यसभा के कांग्रेस के मेंबर्स जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास, कि सर हमें जस्टिस दीपक मिश्रा को रिमूव करना है, ऑनरेबल जज को रिमूव करना है, चीफ जस्टिस को रिमूव करना है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिथ है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, आपके इस मोशन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मोशन रिजेक्टेड। जबकि कांग्रेस वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनको नहीं मिलेगा, वो नहीं कर पाएंगे मेजॉरिटी, हाउस में प्रूव नहीं कर पाएंगे, राज्यसभा में शायद फिर भी कर लें, लोकसभा में तो बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं है उनकी, तो इम्पॉसिबल है। अभी हमने नंबर्स देखा कि बिल्कुल नहीं है मेजॉरिटी। तो फिर ऐसे में एवरीवन नोज कि दैट विल बी अ काइंड ऑफ रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द जुडिशरी। ऐसा भी लगेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो पार्लियामेंट है या फिर जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, वो जुडिशरी पे प्रेशर डाल रही है, ठीक है। तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया एंड फाइनली ही रिमेन्ड, ही सर्व्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। तो इस टॉपिक के लिए हमें इतना ही जानना है। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा, रिमूवल ऑफ जज कैसे होता है। इस टॉपिक को आप और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को आप बार बार इस चैनल पे देख पाएंगे। आपको बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो लाइक करनी है और मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करते हैं।
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।